बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एहसास अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से कभी माइनस नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अवाम में दिन ब दिन बढ़ रही है और इसकी जड़ें अवाम में इतनी गहरी और मजबूत हो गई कि अगर हाउस ऑफ शरीफ की तमाम नस्लें और जरदारी खानदान के तमाम मरूसी किरदार अगर सारी उम्र भी लगे रहें तो वो तहरीक इंसाफ के एक वर्कर का मुकाबला भी नहीं कर सकते। किसी सियाने ने बाऊजी को जाकर समझाया कि जिस जमात को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खत्म नहीं कर सकी, बाऊजी आप और आपकी जमात और आपके इत्तेहादी इस जमात को कैसे खत्म कर सकेंगे। आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलिंग करते रहे, आपने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर कुर्बान कर दिया और अगर आप मुकाबला करेंगे तो यह मुकाबला सिर्फ इमरान खान से नहीं है बल्कि आपका मुकाबला पाकिस्तान की आवाम से है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले इसका इजहार अपनी इंटरनल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में करती हुई नजर आती है, लेकिन अब ये इंटरव्यूज में भी इस एक्सेप्टेंस और तहरीक इंसाफ के एग्जिस्टेंस को तस्लीम करते हुए आपको नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह का जी एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें अवाम के अंदर मौजूद हैं, ये एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और फिर इमरान खान को सियासत से माइनस करने की जो कोशिश हो रही है, इमरान खान को माइनस भी नहीं किया जा सकता। जोर तो आपने बहुत लगाया और आपके बड़ों ने भी बहुत जोर लगाया कि किसी तरह इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाए, लेकिन जिसके साथ अवाम खड़ी होगी आप उसे माइनस नहीं कर सकते। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम एक पेज पर हैं और अगर कोई एक पेज पर नहीं है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो अवामी पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने की दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। फिर राना साहब ये भी कहते हैं कि पीटीआई की बुरी बात यह है कि ये दूसरी जमात की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमने जितनी करप्शन की, हमारे ऊपर जितने केसेस हैं, हमारे ऊपर जितने भी मुकदमात बनाए गए, हमें जितनी दफ़ा डील पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर दी हमने उसे कबूल किया, आप उसे भूल जाएं, मिट्टी डालें और आगे बढ़ें और मिलकर जो है वो हम एक हुकूमत बनाते हैं जिसे हम कौमी हुकूमत का नाम देंगे। आए हमारे साथ बैठकर कुछ मामला तय करें, आपकी रिहाई भी हो जाएगी, लेकिन हमारी कुछ शराइतें हैं। खान साहब ने ना जी पहले दिन से ये बड़ा वाजे कर दिया था, ये आज की बात नहीं। जब उन्हें हुकूमत मिली थी उन्होंने कहा था कि मैं इन चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा और जो पैसा पाकिस्तान की आवाम का लूटा गया इस पैसे को पाकिस्तान में हम वापस लेकर आएंगे। पहले दिन से इमरान खान के जितने मुखालफीन हैं वो यही गिला करते रहे कि खान साहब हमसे बात नहीं करते। और फिर भी याद रखिएगा, इमरान खान ने इसी नज़रिए के तहत 8 फरवरी को जब आवाम ने उनको वोट दिया, उन्होंने इन तमाम सियासी जमातों के साथ हुकूमत अगर वो बनाना चाहते तो बना सकते थे, लेकिन वो उस दिन भी अपने नज़रिए पर कायम रहे कि मैं इन लोगों के साथ हुकूमत में आकर एक कमज़ोर हुकूमत कभी भी नहीं बनाऊंगा। और इन तमाम लोगों के साथ हाथ मिलाने का मतलब यह हुआ कि आप इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं और इमरान खान ने कभी भी इन लोगों को क्लीन चिट नहीं देनी। व्यूअर्स, बहुत आसान था ना ये 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी खुद चाहती भी थी कि इमरान खान जो है उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया और अपने आप को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। जेल चले गए, पिछले 2 बरस से ऑलमोस्ट वो जेल के अंदर हैं और वो पाकिस्तान के इस निज़ाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। यही वजह है कि आज उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि इस कुर्बानी की वजह से आवाम में इनकी मकबूलियत बढ़ रही है और इमरान खान तहरीक इंसाफ की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। और अब हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है बल्कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान की आवाम से है। फिर उन्होंने एक और बात भी कही कि पीटीआई पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम से नावाकिफ़ है और मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। अच्छा, अब जो इनके नज़दीक डेफिनेशन है ना पार्लिमानी निज़ाम की कि आप डील करें, चोरी करें, डील करें, निज़ाम में जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं आप उनसे हाथ मिलाएं, आप उनकी चोरियों पर पर्दा डालें, वो आपकी चोरियों पर पर्दा डालें और इसी तरह निज़ाम चलता रहे, जिसे इन्होंने पार्लिमानी निज़ाम का नाम दे दिया। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। आम आदमी की आज़ादी के लिए इमरान खान ने अपनी आज़ादी को कुर्बान किया। फिर एक जो जुमला उन्होंने कहा ना जी कि सियासतदान जब टेबल पर बैठते हैं तो बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। इमरान खान कभी भी इनके साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे, ये याद रखिएगा। राना साहब जितने मर्जी इंटरव्यूज दें, जितनी मर्जी ऑफर्स करवाएं, आप 10 दिन क्या 10 दहाइयां भी ऑफर करें तो इमरान खान कभी भी आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर एक और जुमला जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि साथ बैठेंगे नहीं
तो मुल्क को बुहरानों से कैसे निकालेंगे? अगर वो मंजूरी ना देते तो हम बातचीत कैसे कर सकते थे? अब इस एक जुमले के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी हिकमत अमली आपको नजर आएगी। और नून लीग अब करने क्या जा रही है? इनको एहसास हो गया कि हम पॉलिटिकल कैपिटल अपना सारे का सारा जो है वो गंवा बैठे, और अब इसे हासिल कैसे किया जाए? इमरान खान से हाथ मिलाकर हमें ये कैपिटल जो है वापस हो सकता है। जो हमें हर वक्त चोर कहता है, डाकू कहता है, जिसने हमारे खिलाफ एक पोजीशन ले ली और अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, हमने इस अलायंस को तोड़ना है। अगर हम इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम से दूर करने पर कामयाब हो गए तो फिर यकीनन पाकिस्तान की आवाम शायद हमारी तरफ वापस आ जाए और बार बार इमरान खान को टेबल पर बैठाने की बात करें, इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर ऑफर करवाई जाएं, और इससे एक तो हम पाकिस्तान की आवाम की नज़र में अपनी पोजीशन को जो है वो किसी हद तक मजबूत कर सकेंगे कि देखो जो माजी में हमें चोर कहता था कि आज हमारे साथ डील कर रहा है। और फिर इन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसी रास्ते एक पैगाम भी दिया। इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म से कहे कि वो सदर से सिफारिश करें और उनकी सजाएं माफ़ कर दी जाएंगी। शहबाज शरीफ जरदारी साहब से ये कह सकते हैं, इसके अलावा इन लोगों की रिहाई का दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब ये करना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी असीरान हैं इमरान खान समेत, वो इस रास्ते से गुजरें और अवाम की नज़र में फिर ये कहेंगे कि देखें जी इसे माफ़ किसने किया? तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने माफ़ किया। जरदारी साहब जिसे ये चोर डाकू कहते थे, आज उनकी इस माफ़ी की वजह से वो पाकिस्तान की सियासत में वापस आ सके, और पाकिस्तान की जेल से रिहाई में हमारे उन इत्तेहादियों का हाथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाथ है। तो ये इनकी एक वारदात है जिसे इमरान खान कभी भी कामयाब जो है वो नहीं होने देंगे। इरफान सदीकी हो, राना सनाउल्लाह हो, वो कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं और इन्होंने एक नया रास्ता जो निकाला कि इमरान खान के साथ हाथ मिलाया जाए, इमरान खान को एंगेज किया जाए। वक्त ज़ाया करके हम इमरान खान की या तो सियासत ख़त्म कर दें या उसे ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखें और अपनी जो पॉलिटिकल हमने अलाइनमेंट करनी है और जिस तरह से जो पोजीशनिंग करनी है उसको उस वक्त तक हम मजबूत कर लेंगे। व्यूअर्स, आपको ना मैं एक और भी इसके अंदर एक दलील आपके सामने रख देता हूँ। फजलुर रहमान साहब, इससे पहले लोग उनके बारे में क्या कहते थे? जब ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लोग कहते थे ना कि तहरीक इंसाफ जितने भी, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तान की कहती थी कि हम फजलुर रहमान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। खान साहब खुद कहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? खान साहब ने कहा कि जाओ जाकर बात करो, तो एकदम से लाइमलाइट मिली फजलुर रहमान को और जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन थी और अवाम ने उनको सराहना शुरू कर दिया, तो उनको भी एहसास हुआ कि यार इमरान खान का साथ तो बड़ा अच्छा है। जब हम इमरान खान के साथ खड़े होते हैं और इमरान खान जैसी बातें करते हैं तो अवाम की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है, अवाम हमें कबूल करती है। तो अब यही रास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनाना चाहती है कि एंगेज किया जाए। एंगेज अगर हो गए, चक्कर में आ गए तो हम गंदा करेंगे, और अगर गंदा ना कर सके तो कम से कम ये जो चोर डाकू का नारा हमारे खिलाफ लगाते हैं, कम से कम हमें एक लाइमलाइट मिलेगी और पॉलिटिकल कैपिटल अगर हमें एक दफ़ा वापस मिल गया तो हम फिर इसके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी हम टक्कर देने की सलाहियत रखेंगे, जो इस वक्त सलाहियत हमारे पास नहीं है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने शहबाज शरीफ को बेबस दिखाया और जो मंजर कशी की है। मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बस भाई हैं लेकिन उनकी खसूसियात अलग हैं। शहबाज शरीफ अवामी सतह पर कहते रहे कि वो मज़ाहमती बयानी के खिलाफ थे, शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात नहीं और ना वो लेना चाहते हैं। पार्लिमानी कमेटी की पेशकश भी शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से पूछ कर दी और मेरा तज्जिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकडोर बातचीत हो रही है और हुकूमत को भी पता होगा लेकिन तासुर नहीं दे रही। तो सब ये तमाम कड़ियाँ हैं, इनको आप मिलाएं तो आपको जो जवाब मिलेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये इमरान खान के साथ इनका मुकाबला नहीं है, इनका मुकाबला पाकिस्तान की आवाम के साथ है। और वैसे आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपने ही बिछाए गए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम करने का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर मुकम्मल कब्जा किया जाए, अपनी मर्जी के जजेस को पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में एडजस्ट किया जाए और फैसले पाकिस्तान के फैसला साज हलकों की मर्जी से आए। आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर को इन लोगों ने चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया। इनका ख्याल था कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर घर चले जाएंगे और इनका रास्ता हमवार हो जाएगा, जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन जस्टिस मंसूर मैदान में खड़े हुए हैं और इन तमाम ताकतों से हर रोज़ लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 2 अदालतें बना दी गई, एक आइनी बेंच और दूसरा एक रेगुलर बेंच, जहां से आइनी फैसले आपको आते हुए नजर नहीं आते, एक आइनी बेंच आपको गैर आइनी फैसले देता हुआ नजर आएगा। और इसी मकसद के लिए
इस सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। और दूसरी चीज ये की गई कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को आप कहीं से उठाएं और कहीं उसका तबादला कर दें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मिसाल बहुत ही रेलेवेंट है जी, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जवाब दिया, फिर उनकी डिग्री उन्होंने निकाल कर लेकर आए, उनके खिलाफ एक महाज क्रिएट किया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार की ड्यूअल नेशनैलिटी आपके सामने है, और फिर वो तमाम जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, तो उनका बंदोबस्त इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए किया गया। 2 रोज पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने भी ये अल्फाज दोहराए कि हमारे रास्ते में 26वीं आईनी तरमीम है, लेकिन हम अपना रास्ता जरूर निकालेंगे। ये पहली दफा पाकिस्तान के अदालती निजाम के साथ नहीं किया जा रहा, माजी में हर आने वाला आमिर यही कुछ करता रहा। और जिनका ये ख्याल था कि 26वीं आईनी तरमीम आएगी, हम अपनी मर्जी के जजेस जहां चाहें हम उसे लगा सकते हैं, तारिक महमूद जहांगीरी तंग करेंगे, हम उन्हें उठाकर कहीं और फेंक देंगे, और अगर फैसला हमारे खिलाफ आएगा, फैसला आने से कुछ लम्हे पहले उस जज का तबादला कर दिया जाएगा। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन गलती आपसे फिर भी हो गई। अभी उस खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और एक ऐसा नुक्ता जिसे सब लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। ये एक छोटा सा नुक्ता है, लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रहा है। जजेस के खत में जो नुक्ता उठाया गया, इसके मुताबिक ट्रांसफर होने वाले, गौर से सुनिएगा, इंतहाई अहम नुक्ता, जिसे आने वाले दिनों में आप एक मूवमेंट की शक्ल में देखेंगे, और इसी नुक्ते पर वकला तहरीक जो है अगर चली पाकिस्तान में तो वो चल सकती है। और ये नुक्ता असल में है क्या? ट्रांसफर होने वाले जज को नई हाई कोर्ट का नया हल्फ लेना होगा। सीनियोरिटी उसी दिन से तय होगी जिस दिन हल्फ उठाया गया। अच्छा जी, ट्रांसफर होकर एक जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आता है वफाक के अंदर, तो फिर देखना ही होगा कि जब उसने दोबारा से हल्फ उठाया तो उसका सीनियोरिटी में नंबर कौन सा आता है, यानी वो सबसे जूनियर जज होगा, ऐसे ही है। तो जब उसकी सीनियोरिटी सबसे कम होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर उसे चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अब बाज लोग, हुकूमत में मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो ये कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लिए है, बाकी किसी अदालत के लिए नहीं है। पाकिस्तान की एक अदालत से जब आप दूसरी अदालत में जाते हैं ना, आपको हल्फ लेना पड़ता है। जब आप हल्फ लेते हैं तो आप जूनियर मोस्ट जज कंसिडर किए जाते हैं। तो यहां पर भी ये कुलिया जो है, इसको कम से कम मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ, पाकिस्तान में जो लीगल माइंड्स हैं वो भी इसी हवाले से इसको देख रहे हैं, और ये नुक्ता इंतहाई मुनासिब है, आइनी और कानूनी है। और जब नया हल्फ लिया जाएगा तो साबका सीनियोरिटी ख़त्म तस्वुर होगी, लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी और एक नया कानून शायद निकाल ले, कोई रूल्स जो हैं वो नए ये लोग लेकर आए। जब हाई कोर्ट का एक जज किसी दूसरी हाई कोर्ट में जाता है तो उसकी सीनियोरिटी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन देखना ये होगा कि 6 जजेस के मुकाबले में उसकी सीनियोरिटी क्या है। सीनियोरिटी सर उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से वो हल्फ उठाए, उस दिन से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका हुकूमत जो है वो तोड़ कोई निकालने की कोशिश कर रही है। और 26वीं आईनी तरमीम में वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस में से किसी एक को लगाया जाएगा, और बाहर से कोई बंदा लाकर इसको टॉप 3 सीनियर में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर ये बाहर से ले भी आते हैं ना जी, वहां भी इन्होंने कैलकुलेशन की कि जो पहले टॉप 3 जजेस थे उनमें जो सीनियोरिटी है उन्होंने किस तारीख को हल्फ उठाया, और जो आप दूसरी किसी अदालत से किसी जज को आप लेकर आ रहे हैं उसने किस तारीख को हल्फ उठाया, तो उस दिन से ये टाइम जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो देखना ये है कि ये कहीं पर कोई क्लैश तो नहीं आ रहा। हुकूमत ने ये रास्ता निकाला है, और इसीलिए आपको हाई कोर्ट से एक शख्सियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट आती हुई नजर आ रही है। व्यूअर्स, अब देखना ये होगा कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानते हैं, या फिर लाहौर हाई कोर्ट से जो जज है वो इम्पोर्ट किया जाएगा। बताया ये भी जाता है जी कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भेजा जाएगा, और दूसरी तरफ एक जज को, जज की ट्रांसफ़र के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया जाएगा। और ये भी पता चल रहा है कि जो काम है शुरू हो गया जी, चैम्बर को साफ़ किया जा रहा है, घर में तज़ीन और आराइश का काम भी शुरू हो चुका है, और ये बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, यानी जज साहब जो हैं उन्हें लाहौर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में वकला बरादरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, लेकिन वकील निकले हैं, लाहौर में निकले, और उन्होंने एहतजाज भी किया। अब देखना ही है कि पूरे मुल्क में वकला निकलते हैं या नहीं निकलते। 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के साथ क्या किया? 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बिल्डोज करके जजेस के हाथ बांध दिए गए। जस्टिस मंसूर
रेगुलर बेंच का हिस्सा हैं, वो आईनी बेंचेस में बैठ नहीं सकते, केसेस सुन नहीं सकते। हालांकि वो मोस्ट सुटेबल और कॉम्पिटेंट आपको जज पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आएंगे, सीनियर मोस्ट जज हैं, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनको ये इख्तियार दिया नहीं गया कि वो आईनी बेंच में बैठ सकें। तो ये सम्राट हैं 26वीं आईनी तरमीम के। पीका एक्ट लाकर पाकिस्तान की मीडिया की आवाज़ आप बंद करते हैं। जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा, जो सच बोलेगा उसे 3 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा। और जब वो कैद हो जाए और इस जुल्म के खिलाफ अगर आप अपील भी करना चाहेंगे ना, तो समात जस्टिस मोइनुद्दीन का बेंच करेगा, जो खुद कंट्रोवर्शियल है। आपने इलेक्शन एक्ट लाकर पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तें एक मकबूल जमात से छीन ली, ये भी सम्राट हैं इस पूरे निज़ाम के। यूनिवर्सिटी एक्ट लाकर ब्यूरोक्रेट्स को यूनिवर्सिटीज़ का आपने चांसलर बना दिया। और अब होगा क्या कि अगर आपने एमए भी पास किया हुआ है ना जी, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं। यानी जो पीएचडी की शर्त थी उसे एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। और फिर आर्मी एक्ट लाकर इदारों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है। और फिर एक और भी काम हुआ कि ये जो केस चल रहा है ना जी, आम आदमी को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाएगा। तो ये इस निज़ाम के सम्राट हैं जो पाकिस्तान की आवाम तक इस वक्त आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो जब आपका मुकाबला पाकिस्तान की आवाम से होगा और दूसरी तरफ आपने सारे काम किए हैं, वारदातें डाली हैं, तो आवाम आपको कैसे माफ़ करेगी। तो मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में बात कही थी ना कि आपका मुकाबला अब इमरान खान से नहीं है, बल्कि आपका मुकाबला पाकिस्तान की आवाम से है। इमरान खान आपकी आवाज़ है और आपके लिए हकीकी आज़ादी के लिए इस वक्त वो जेल के अंदर आपको नज़र आ रहा है। फिर उसमें आपको ये खबर भी दूं कि सलमान अकरम राजा साहब ने जी कुछ बातें कही और वो ये कहते हैं कि मैं गुज़श्ता 2 साल से यही कह रहा हूँ कि हमें एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। अब हमारे पास मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लगता ये है कि हमारा निज़ाम अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। उन्हें इतना खौफ है कि किसी हाई कोर्ट में कोई ऐसा जज ना लग जाए जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक केस फिक्स ना कर दे। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं, और ये फैसल वाडा साहब, मैं बिल्कुल जानता हूं, आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं जिसमें आपने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा ये बात कही कि आप फैसल वाडा के मुतालिक बात ना किया करें, लेकिन एक तरह से जी वो उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कबीले ने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। और वो ख़बर ये दे रहे हैं कि साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कोई वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे। फैज़ हमीद को सज़ाए मौत होगी या फिर उम्र कैद होगी। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ी ख़बर दी है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो इसकी कीमत निज़ाम को अदा करना पड़ेगी। आई डोंट नो, इट्स टू अर्ली टू से फैसल वाडा ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फ़ैसलों के हमने तारीख़ को अगर आप उठाकर देखें तो नताइज कुछ अच्छे नहीं देखे। और अगर ऐसा होता है उम्र कैद या सज़ाए मौत, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली ताकतें भी सोचती होंगी कि ऐसे फ़ैसले अगर आप लेकर आते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने भी कोई ना कोई कैलकुलेशन की होगी। अब उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि फैसल वाडा इससे पहले हमें बताते रहे कि जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं, और फिर इमरान खान फंसेंगे। फिर आप देखें 9 मई के मास्टरमाइंड कौन है, वो गवाही आएगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ भी उन्हें कहा गया होगा कि यार या तो वादा माफ़ गवाह बन जाओ या फिर उम्र कैद के लिए या सज़ाए मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर दूसरी तरफ अब ये पैगाम फैसल वाडा ने ऑब्वियसली ये सिर्फ पैगाम नहीं दिया, बल्कि एक तरह से वार्निंग भी दी है पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों को और ख़ासतौर पे खान साहब को कि अगर उनको हम ये सज़ा दे सकते हैं तो सर आप तो फिर एक सियासतदान हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अब सोचना होगा कि अगर इस किस्म की वार्निंग जारी हो रही है, जब कोई शख्स टेलीविज़न पर बैठकर, मुझे कल से ना बहुत गुस्सा आया हुआ है जब से एक शख्स ने एक पाकिस्तान में जो किसी का तर्जुमान है, जो बीरबल है, जो माउथ पीस है, इसे आप जो मर्जी कहें, वो बैठकर ये कहता है कि आपको कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं मिल सकता। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान की आवाम के लिए, और पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि आपको हम पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का था वो नहीं देंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब इलामा इकबाल का भी पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा, आपको पाकिस्तान वही मिलेगा जो उनकी मर्जी है। तो ये इस वक्त जी लोगों की अना पाकिस्तान को डबो रही है, और ये फैसले और ये वार्निंग जो है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आप जो बार बार कहते हैं ना कि देखें SFIC तरक्की हो रही है, खुशहाली आ रही है और ना जाने क्या क्या। वो जो साहब पाकिस्तान में आए हुए थे उन्होंने कोई मुआहदा किया है, और माइनिंग का जी मुआहदा हुआ है, और बताया जाता है कि उसके ऊपर दस्तखत वगैरह भी हो गए हैं। तो देखते हैं कि और कितनी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती है। पैसा रिसोर्सेज हमारे हैं, लेकिन वो निकालेंगे वो, और ये हमने ठेका उनके साथ कर लिया है। इन्वेस्टमेंट तो होती है ना कि यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है इसके ऊपर बात हो, टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, लेकिन रिसोर्सेज हमारे निकालेगा कोई और,
अपनी कमीशन लेंगे, वो घर जाएंगे। ये इस चीज़ को हमने अब तरक्की का नाम जो है वो दे दिया, यानी हम अपने रिसोर्सेज को किसी और के हवाले करते हैं। और रिकोडेक के अंदर क्या हुआ, महंगे मुआहदे किए गए, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। दूसरी चीज़ फैसल वाडा बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि देखना ये होगा कि जुनैद अकबर को अली अमीन गंडापुर सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। ये बात मैं अपने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ, जब से जुनैद अकबर जो हैं उन्हें सदारत मिली। चूँकि व्यूअर्स याद रखिएगा, आप सदर थे, आप वज़ीर आला हैं, आपने किसी से पूछना नहीं, पूरा सूबा आपके अंडर है, आप हर वो काम करेंगे जो आपके इख्तियार में है और कोई हर्डल नहीं है। लेकिन जुनैद अकबर को क्या अली अमीन गंडापुर फैसिलिटेट करते हैं? ये बात हमें बताइए फैसल वाडा ने। वो ये कहते हैं कि मुश्किल होगी और अली अमीन गंडापुर जो है वो रोक देंगे। अगर जुनैद अकबर कुछ करना भी चाहे तो अली अमीन गंडापुर उनके रास्ते में रुकावट होंगे। वसाइल तो सारे अली अमीन गंडापुर के पास हैं। जुनैद अकबर अपना ओहदा छोड़ देंगे, उनको मजबूर किया जाएगा। हुकूमत और पीटीआई का हदफ इमरान खान को जेल में रखना है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, वो भी चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेगा, माफिया उनको खा जाएगा। फिर वो मजीद भी ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड उनका बाप भी नहीं भर सकता, सिर्फ इमरान खान भर सकता है। मुझ पर एफआईए जाने के लिए बहुत दबाव है, मैं कोई कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, तमाम शवाहिद मौजूद हैं मेरे साथ। जो कुछ हुआ मैं वो कुछ कर सकता हूँ कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। सर, कानून पाकिस्तान के अंदर गरीब अमीर सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं एक वीडियो सर देख रहा था, और आप यकीन करें इस वीडियो को देखने के बाद ना इंसान पाकिस्तान के अंदर इंसानों की क्या हैसियत है आपको पता लगता है। हम भेड़ बकरियों से भी गए गुजरे लोग हैं। जंगल का भी कोई कानून होता है, पाकिस्तान में आपको कोई कानून नज़र नहीं आएगा। आप बरतानिया के अंदर किसी की गाड़ी को ऐसे नुकसान पहुंचाए ना तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, और ये एक तरह से डैमेजेस है कि आपने किसी गाड़ी को जो तोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ जी, खबर मेरी नज़रों से गुजरी और मैं काफ़ी देर से इस पे बात करना चाह रहा था। प्रोग्राम भी मैं इसी से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन जो सियासत में हो रहा है वो भी ज़रूरी था। ये सादकाबाद में जी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो अपने प्रोटोकॉल के साथ रोड पर निकलते हैं। जो भी गाड़ी या मोटरसाइकिल उनको नज़र आती है वो नोकदार आले के साथ उसे पंक्चर करते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में कौन सा तरीकाकार है? अगर सड़क पर गाड़ी खड़ी है और सामने दुकान है, आप उसे किस तरह से, जो कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको किस चीज़ ने इख्तियार दिया, किस कायदे और कानून के तहत आप ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? दुनिया भर में गाड़ियां पार्क होती हैं दुकानों के सामने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स कानून को अपने हाथ में ले और सुए से उन गाड़ियों को पंक्चर करना शुरू कर दे। और ये एक गाड़ी नहीं थी, एक मोटरसाइकिल नहीं थी, रास्ते में जितनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें नजर आई वो हर मोटरसाइकिल को पंक्चर करते जा रहे थे भाई साहब। और वो समझते हैं कि शायद ये मुल्क इनके बाप का है और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और दुकानों के आगे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, उनको भी पंक्चर किया जा रहा है। जब कोई दुकान खोलता है ना तो जाहिर सी बात है किसी मोटरसाइकिल वाले ने आना है, किसी गाड़ी वाले ने आना है, उसे पार्क करना है। आपने पाकिस्तान का ये जो निज़ाम सड़क का बनाया हुआ है वो कोई इतना हाई फाई निज़ाम तो है नहीं कि गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग के लिए कहीं आप और लेकर जाएंगे, दुकानों के आगे खड़े नहीं करेंगे। गाड़ियों को पंक्चर किया गया, और ये आपका वो पंजाब है जहाँ पर आपको इस किस्म के ब्यूरोक्रेसियों में नजर आएंगे। जो लोग जहां खड़े थे, आप उस वीडियो को देखें, साथ साथ चल भी रही है, कोई गाड़ी वाला है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, किसी टायर को ये भाई साहब ने नहीं छोड़ा। निज़ाम इस तरह पंक्चर होता है। जब लोग ये देखेंगे ना ये वीडियो क्लिप्स, और वो कहेंगे कि यार ये किस किस्म का इंसान है, हम कहाँ रहते हैं। पुलिस की वर्दी में असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनके हाथ में एक सुआ है और वो सुए की मदद से लोगों की गाड़ियाँ जो है वो पंक्चर कर रहे हैं। आज कुछ और विजुअल्स भी आए, पाकिस्तान के अंदर इंक्रोचमेंट के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है जी पूरे पंजाब में, और लोगों की गाड़ियों को जहाँ इस तरह तबाह किया जा रहा है वहीं लोगों की दुकानों को भी तबाह किया जा रहा है। लोग क्रेनों के साथ लटके हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें मालूम है कि यही उनकी रोज़ी रोटी है। लेकिन ये बुलडोज़र जो है ना सिर्फ गरीब की दुकान पर चलता है। कभी किसी आपने अमीर का प्लाजा गिरते हुए ऐसे देखा है? हाँ, दुश्मनी अगर होगी तो पूरा निज़ाम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, सियासी तौर पर उसको इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन गरीब जिसने उसी दुकान से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमानी है, आप उसकी दुकान को बुलडोज करते हैं। और जो बात मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी ना कि आपका मुकाबला अब इमरान खान से नहीं है, आपका मुकाबला पाकिस्तान की आवाम से। तो खुदा के लिए इक़्तिदार आपको इसलिए नहीं दिया उस रब्बुल इज़्ज़त ने कि आप उसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। इस असिस्टेंट कमिश्नर की अगर इसके पास ये ओहदा ना हो तो क्या हैसियत है इस निज़ाम के अंदर?
ऐसे आपको कई मिलेंगे इस निज़ाम में जो पाकिस्तान की आवाम का इस तरह से इस्तेहसाल कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, ये फ़लसफ़ा नहीं है, किसी दोस्त ने उस दिन कहा और मायूब अल्फाज इस्तेमाल किए, ये हकीकतें हैं। इन हकीकतों को हमें ना सिर्फ कहना चाहिए बल्कि लोगों को ये बतानी भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम हमारी आवाम के साथ क्या कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।